तो बच्चों स्नेहा को एक डाउट था, ये देखते हैं वो डाउट को कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी बार मैग्नेट का एक क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट का। आप चाहें तो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और एक बार ट्राई कर सकते हैं आपसे ये सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क एज शोन इन द फिगर, द न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी। ठीक है, तो एक मैग्नेट जो कभी सीधा हुआ करता था अब उसको बेंड कर दिया गया है, यानी जो मैग्नेट कभी ऐसा हुआ करता था, है ना, मान लीजिए इसकी टोटल लेंथ जो है वो 2L थी और इसका पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए M था, तो प्लस M माइनस M, है ना, इसको बेंड कर दिया गया कुछ इस तरह से। ठीक है, तो पहले जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट था वो M हुआ करता था और कैपिटल M क्या होगा, M इंटू 2L, ये इसका पुराना मैग्नेटिक मोमेंट था। ठीक है, तो अब इसको बेंड कर दिया गया है, तो बेंड किया गया है तो ये जो लेंथ है बार मैग्नेट की, मतलब हमने क्या किया कि इसी 2L को हमने ये आर्क बना दिया, यानी उस आर्क की लंबाई अभी भी 2L ही होगी। देखिए जो बार मैग्नेट की लंबाई है वही आर्क की लंबाई भी होगी, तो बार मैग्नेट की लंबाई 2L है तो आर्क की लंबाई भी 2L होगी, है ना। द लेंथ ऑफ आर्क विल बी 2L, क्योंकि उसी बार मैग्नेट को बेंड किया गया है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि थीटा इज़ नथिंग बट लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो मान लीजिए ये टोटल लेंथ जो है इसको मैं L डैश बोल देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, थीटा, हम एक काम करता हूँ यहाँ लिखता हूँ, तो हम क्या बोल सकते हैं, थीटा इज़ नथिंग बट लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा हमारा क्या है, 60 डिग्री है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ π/3। लेंथ ऑफ आर्क L डैश इज़ नथिंग बट 2L अपॉन रेडियस विच इज़ R। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2L इज़ नथिंग बट πr/3, 2L इज़ नथिंग बट πr/3। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारा M क्या बन जाएगा, M इंटू 2L यानी πr/3। इसी को हम कैपिटल M बोल रहे हैं डियर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हम M डैश बोल देते हैं, पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगा। अब नया लेंथ जो है वो इफेक्टिव लेंथ लेना पड़ेगा हमें। तो ये इफेक्टिव लेंथ हम कैसे ले सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ लेने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर से इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे डिस्टेंस, मान लीजिए कि ये जो लंबाई है ये A है और ये भी लंबाई A है। ठीक है, तो टोटल न्यू इफेक्टिव लेंथ विल बी 2 टाइम्स A, है ना। अब यहाँ पे हम A कैसे निकाल सकते हैं, तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप देखिए, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ डिस्टेंस। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये हमारा A है और ये हमारा R है। तो यहाँ पे मैं sin 30 क्या निकाल सकता हूँ, A/R, है ना, यानी 1/2 इज इक्वल टू A/R। तो यहाँ से हमारा A क्या आ गया, A आ गया R/2, यानी A इज़ नथिंग बट R/2, इजंट इट। अब A की इसी वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट कर सकते हैं, A इज़ इक्वल टू R/2। तो हमारा M डैश क्या हो जाएगा, तो आइए देखते हैं। तो हमारा M डैश हो जाएगा M इंटू 2A, जहाँ पे हम A की जगह पर पुट कर रहे हैं R/2। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया M इंटू R। लेकिन जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है वो इनके टर्म्स में है क्या, नहीं, वो कैपिटल M के टर्म्स में। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। इसको मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी, 3m/πr। तो स्मॉल m की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 3m/πr इंटू R। तो ये R कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट हमारा M डैश क्या हो गया, 3m/π। यही हमारा सही जवाब है। ठीक है, यानी नया मैग्नेटिक मोमेंट पुराने मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में हमें लिखना था, जो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, है ना, वहाँ से हमने स्मॉल m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे सॉल्व करके आंसर ला दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि हमने किस तरह से ये सॉल्व किया है। मैं चाहूँगा डिस्टेंस की पॉज करके पहले आप ये स्लाइड कॉपी डाउन कर लें, और एक बार ये स्लाइड कॉपी डाउन हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये स्लाइड कॉपी डाउन कर सकते हैं। ऑलराइट, प्यारे बच्चों, एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं और हमारा हेडिंग है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी रोटेटिंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि मान लीजिए एक रिंग है, एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है, और इस रिंग का जो रेडियस है वो R है और इस पर जो चार्ज हमने दिया है टोटल चार्ज Q है। ठीक है, और हमने क्या किया कि इस रिंग को हमने हैंग कर दिया है, किसी एक फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट से हमने इसको हैंग कर दिया है। ठीक है, तो सपोज़ इस तरह से हमने इसको हैंग किया है
और हैंग करने के बाद हम इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस रिंग को, चार्ज रिंग को हम रोटेट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये करंट कैरिंग लूप जैसा बिहेव करेगा और इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। वो मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वही हम देखने वाले हैं। अब देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है वो क्या होता है, I × A, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ द लूप, जिसको हम बोल रहे हैं πr²। अभी जो हमारा टाइम पीरियड है इसको हम 2π/ω भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन टाइम पीरियड को 2π/ω इंटू πr²। कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, और देयरफॉर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा ½ इंटू Q इंटू ओमेगा इंटू r²। ये हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस चार्ज्ड रोटेटिंग रिंग, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो मैं इस रिंग का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहूँ, उसी एक्सिस के अबाउट अगर मैं इस रिंग का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहूँ, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। हमें तो पता है कि एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है I × ω। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिख रहा हूँ mr² इंटू ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, mr² ओमेगा हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना मास को स्मॉल m से लिख देता हूँ ताकि मैग्नेटिक मोमेंट से वो कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया mr² ओमेगा, ठीक है, वेयर m इज़ द मास ऑफ द रिंग। अब अगर मैं रेशियो निकालूँ, अगर मैं इसको बोल दूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दूँ इक्वेशन नंबर 2, और अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूँ तो आइए देखते हैं क्या होगा। ये होगा m/L, यानी इसको इससे डिवाइड किया हमने, तो m/L इज़ नथिंग बट, तो यहाँ क्या है, Q ω² अपॉन 2 इंटू 1/mr² ओमेगा, ठीक है, mr² ओमेगा, m इंटू r² इंटू ओमेगा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, आइए देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, r² कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा, अल्टीमेटली बचेगा Q/2m, ठीक है, यानी m/L इज़ नथिंग बट Q/2m। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ अच्छे से। m/L इज़ नथिंग बट Q/2m। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। आप इसको इस रूप में याद रखिए, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, m इज़ नथिंग बट Q/2m इंटू L, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि किसी भी बॉडी के लिए उसके m/L का रेशियो फिक्स होता है ना, प्रोवाइडेड कि हमने चार्ज और मास फिक्स रखा है, ठीक है। यानी कि मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि सपोज़ ये हमारा रिंग है जिसको हमने चार्ज Q दिया है, जिसका मास m है, और इसको इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट हम ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। या हम ले लें कोई डिस्क, सच दैट डिस्क को भी हम कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, उसी ओमेगा से, और डिस्क को भी जो हमने चार्ज दिया है वो Q है और डिस्क का भी मास m है। या नहीं तो डियर स्टूडेंट्स, हम ले लें कोई सॉलिड स्फीयर जिसको फिर से हम ओमेगा से ही घुमा रहे हैं, और इसको भी टोटल चार्ज हमने Q दिया और इसका भी मास m है। तो आप सॉलिड स्फीयर लीजिए या हॉलो स्फीयर लीजिए, है ना। तो इन सभी बॉडीज़ के लिए इनका जो m/L का रेशियो है, ये रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो कि होगा Q/2m, ठीक है। तो अगर आप इसको बढ़ाइएगा तो ये भी बढ़ जाएगा, है ना, सच दैट, या अगर आप इसको घटाइएगा तो ये भी घट जाएगा, सच दैट ये रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है हमें, फ़ायदा ये होता है कि हम किसी भी बॉडी का मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि जो भी बॉडी होगी उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हमको यहाँ पुट करना है, तो हमको उस बॉडी का मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताता हूँ। तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिए, इसको मैं लिख रहा हूँ अगले पेज पे। तो मैं लिख रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट इज़ नथिंग बट Q/2m इंटू L। तो अब मैं L की जगह पर क्या पुट कर रहा हूँ, I ओमेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं रिंग की बात करूँ तो रिंग के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक मोमेंट में क्या लिखूँगा, Q/2m और L की जगह पर I इंटू ओमेगा, ठीक है। और फिर इसको मैं लिख सकता हूँ Q/2m और I की जगह पर mr²। तो मास को हमने स्मॉल m से लिखा है, तो mr² इंटू ओमेगा। तो ये मास कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा Q/2 ω/2। देखिए यही रिजल्ट हमने यहाँ भी डिराइव किया था, आपको बताता हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 1 को आप देखिए, Q/2 वही रिजल्ट हमने डिराइव किया था यहाँ पे। अगर इसी तरह से हम डिस्क की बात करें, अगर हम बात करें डिस्टेंस डिस्क की, तो डिस्क के लिए भी ये वैलिड है। तो मैं बोल सकता हूँ कि फॉर डिस्क के लिए हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, Q/2m इंटू L यानी I इंटू ओमेगा। अब डिस्क के लिए इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, इसका आधा हो जाएगा बस, है ना। लेकिन चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² / 2 इंटू ओमेगा।
और बस ये हो जाएगा मास और मास कैंसिल, और ये हो जाएगा Q² ओमेगा अपॉन 4। तो ये किसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया डियर स्टूडेंट्स डिस्क के लिए, ठीक है। और ये मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए आ गया, रिंग के लिए, है ना। सिमिलरली आप चाहें तो सॉलिड स्फीयर ले लें। सॉलिड स्फीयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप सॉलिड स्फीयर लेते हैं तो यही सेम फार्मूला यूज़ होगा, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी बॉडी हम ले रहे हैं उस हिसाब से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यहाँ पुट कर देना है और हमें उसका करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहेगा डियर फ्रेंड्स। मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके पहले ये कॉपी डाउन कर लें, और एक बार ये कॉपी डाउन हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें, और एक बार ये कॉपी किया आपने, ये वाला कॉपी कर लें इसको आप डियर फ्रेंड्स, और एक बार ये कॉपी डाउन हो जाए तो उसके बाद फिर आप ये कॉपी कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए आप, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इनके बारे में थोड़ा बहुत शायद आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो 3 टाइप के मटेरियल्स हैं इनके बारे में कुछ बेसिक बातें हमको जानना ज़रूरी है। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूँ डायामैग्नेटिक मटेरियल, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये 3 टाइप के मटेरियल्स हैं, इनका बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ जो हमें आगे काम आने वाला है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस ये है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है ये वीकली रिपेल्ड हो जाता है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ये वीकली रिपेल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये वीकली अट्रैक्टेड हो जाता है ना, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और फेरो क्या होता है, फेरो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एक तो बेसिक डिफरेंस ये है जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा मटेरियल डाया है, कौन सा पैरा है और कौन सा फेरो, ठीक है। तो देखिए पैरा और फेरो का बेसिक नेचर सेम है, ये भी अट्रैक्ट हो रहा है, वो भी अट्रैक्ट हो रहा है। बस ये है कि जो चीज़ पैरा में थोड़ा कम लेवल पे होती है वही चीज़ फेरो में ज़रा शिद्दत से होती है, थोड़ा हाई लेवल पे होती है। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो रहा है, पर यहाँ जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांगली हो रहा है, ज़्यादा शिद्दत से हो रहा है, ठीक है। वरना इन दोनों का ओवरऑल नेचर सेम ही होता है बहुत हद तक। हाँ, इनका और इनका काफ़ी अलग होता है, यानी इस परिवार का इस परिवार से बिल्कुल मेल नहीं बैठता है, बिल्कुल उल्टा मामला होता है, ठीक है। लेकिन इस परिवार के दोनों सदस्य का जो बेसिक नेचर है वो सेम है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह डियर स्टूडेंट्स कि जनरली जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने एटॉमिक मैग्नेटाइजेशन में क्या पढ़ा था कि हर इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए आप ऑर्बिटल इस तरह से बनाते हैं ना, तो ऑर्बिटल में एक एरो ऊपर दिखाते हैं, एक एरो नीचे दिखाते हैं, क्यों, स्पिन क्वांटम नंबर है ना। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन उल्टा घूम रहा है, मतलब एक मान लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, 2 करंट कैरिंग लूप दिखेंगे वहाँ पे आपको, तो दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर सारे ऑर्बिटल्स पेयर्ड हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस पूरे मटेरियल का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 होगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो कि मैं आपको इधर बता देता हूँ कि इधर मान लीजिए मैंने एक ले लिया डायामैग्नेटिक मटेरियल और इधर मैंने ले लिया एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल और इधर ले लिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। डाया, पैरा एंड फेरो, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है उसके इंडिविजुअल एटम्स का भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, यानी इंडिविजुअल एटम्स के पास भी
कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। काट दे रहा हूँ इनको, मतलब इंडिविजुअल एटम्स के पास कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, और ओवरऑल इस मटेरियल के पास ओवरऑल भी कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। यानी ना इंडिविजुअल एटम्स के पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट है, ना एज अ होल पूरा मटेरियल के पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट है। क्योंकि आप देखिए किसी भी एक एटम के लिए, किसी भी एक एटम के पास कोई नेट मोमेंट नहीं है, तो इंडिविजुअल एटम्स के पास भी कोई नेट मोमेंट नहीं है, और ओवरऑल इस मटेरियल के पास भी कोई नेट मोमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एटम्स डू नॉट हैव एनी परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। एटम्स डू नॉट हैव एनी परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैंने किसके लिए लिखा? डाया के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है डिस्टेंस कि यहाँ भी ऑर्बिटल्स होते हैं, पर यहाँ कुछ अनपेयर्ड होंगे। मतलब मान लीजिए ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, और ये एक अनपेयर्ड हो गया। ठीक है, तो एक आध ऑर्बिटल ऐसे रहेंगे जो अनपेयर्ड होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि किसी भी एक एटम के पास एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए इसको कैंसिल करने वाला तो कोई नहीं है, इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस मटेरियल के जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। ये मैग्नेटिक मोमेंट बहुत छोटा होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल एटम्स के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी हर एटम एक बार मैग्नेट की जैसा बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि हर एटम के पास अपना अपना कोई तो भी मैग्नेटिक मोमेंट है ना डियर स्टूडेंट्स। हर एटम के पास अपना कुछ तो भी मैग्नेटिक मोमेंट है। तो ये इंडिविजुअल एटम्स का अपना अपना छोटा छोटा मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट आपको याद है ना डियर स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक मोमेंट तो नहीं भूले ना आप? हाँ, याद रखिएगा मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे लेते हैं। अगर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से हम दिखाते हैं ना, कैपिटल एम से। हाँ, तो यही जो एरो है ना, यही मैग्नेटिक मोमेंट का एरो, इसी एरो को मैं यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा हूँ, है ना। एवरी एटम इज़ बिहेविंग एज अ टाइनी बार मैग्नेट बिकॉज एवरी एटम हैज़ गॉट सम मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल एटम्स हैव अ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो इंडिविजुअल एटम्स हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। इन दोनों में ऐसा होता है, पैरा और फेरो दोनों में ऐसा होता है कि इंडिविजुअल एटम्स हैव सम परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें, अगर इस पूरे के पूरे मटेरियल की बात करें एज अ होल, तो एज अ होल इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो होता है। तो एज अ होल अगर हम बात करें तो एज अ होल इसका भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो होता है, और इसका भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो पूरे मटेरियल के एज अ होल देखेंगे तो कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। इंडिविजुअल एटम्स का होता है कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन एज अ होल अगर हम देखें तो एज अ होल इस पूरे मटेरियल के पास कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। ठीक है, ये सारी बातें हो रही हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी अभी बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यहाँ पे आप देखिए ये भी यहाँ भी खाली है, खाली है, खाली है, यानी अभी हम सारी बातें कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो बताया मैंने, यहाँ भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो बताया। अब फेरो की बात करते हैं, तो फेरो में भी डियर स्टूडेंट्स इंडिविजुअल एटम्स के पास कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना। यहाँ भी इंडिविजुअल एटम्स के पास कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, पर ये जो मटेरियल है ये डोमेन्स के रूप में होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर इलाके के लोग सारे एक सोच वाले हैं, है ना। यानी कि ये डिफरेंट रीजन्स होते हैं यहाँ पे, और एक रीजन के अंदर में जितने भी एटम्स हैं उन सब का डाइपोल मोमेंट लिंक हो जाता है आपस में। बेसिकली अगर मैं इस तरह से बताऊँ आपको कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा दिखा दिया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, इनके एलॉयज़, है ना, ये सभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना। पैरा के एग्जांपल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना। ऑक्सीजन गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, और लिक्विड भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, है ना। कौन? ये अपना पैरामैग्नेटिक।
और अगर हम डाया की बात करें तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कॉपर, सिल्वर, है ना, पानी, मर्क्यूरी, हाइड्रोजन गैस, नियॉन, ये सारे जो इनर्ट गैसेस हैं, नियॉन है, हीलियम है ना, ये सब इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। अब यहाँ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये सब के पास इंडिविजुअल एटम्स, यहाँ भी इंडिविजुअल एटम्स के पास अपना अपना डाइपोल मोमेंट है और वो जुगलबंदी कर लेते हैं। यानी कि एक जैसी सोच वाले लोग आपस में जब ग्रुप बना के आ जाएं तो वहाँ पे एक रीजन बन जाता है और इनमें से किसी भी एक रीजन को हम बोलते हैं डोमेन बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिफरेंट डोमेन्स हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ, लेकिन यहाँ भी क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ भी ये सारे डोमेन्स के मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ भी क्या हो जाता है, हाँ जी, नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ भी 0 हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पता चला कि तीनों ही केसेस में, यानी डाया, पैरा, फेरो, तीनों ही केसेस में ओवरऑल एज अ होल नेट मैग्नेटिक मोमेंट मटेरियल का 0 होता है। पर इंडिविजुअल एटम्स की बात करें तो डाया में इंडिविजुअल एटम्स के पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, पर पैरा और फेरो में इंडिविजुअल एटम्स के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और पैरा और फेरो में सिर्फ इतना फ़र्क है कि फेरो में डोमेन स्ट्रक्चर होता है लेकिन पैरा में कोई भी डोमेन स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह की बात है डिस्टेंस। अब हम देखना चाहेंगे कि एक्सटर्नल फील्ड के अंदर में आने के बाद, अगर मान लो यहाँ पे मैं एक्सटर्नल फील्ड लेके आ जाता हूँ, एक्सटर्नल फील्ड इस तरह से लेके आ जाता हूँ, तो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर में इन तीनों मटेरियल्स का बिहेवियर कैसा होगा। क्या ये मटेरियल्स मैग्नेटाइज हो पाएंगे, यानी क्या हम इन मटेरियल्स को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हम इन मटेरियल्स का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो पहले 0 था उसको नॉन ज़ीरो बना सकते हैं। क्या हम कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट वहाँ पे इंड्यूस कर सकते हैं। तो इन सारी बातों पे हम चर्चा करते हैं। पहले मैं चाहूँगा कि आप देखिए ये टेबल मैं आपको अच्छे से बना के भी आगे भी दूंगा। अभी तो बस एक इंट्रो दे रहा हूँ मैं। अभी तो आपने ये कॉपी नहीं भी किया तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो कर लो कॉपी। ये आधा टेबल है, इसका कंप्लीट टेबल मैं आपको 1-2 लेक्चर बाद ऐसा आपको बना के दूंगा, है ना। जब कुछ टॉपिक्स पढ़ा के हो जाएंगे तब मैं आपको कंप्लीट टेबल दूंगा डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी। तो अगर इसमें से कुछ कॉपी करना है तो आप बहुत सारे कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अब अगर हम बात करते हैं डाया मैग्नेटिक मटीरियल की और हम यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड अगर लेके आ जाएं तो क्या होगा वो हम देखना चाहते हैं। तो मान लीजिए ये एक डाया मैग्नेटिक मटीरियल है, ठीक है, और हम एक एक्सटर्नल फील्ड लेके आते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक नॉर्थ पोल लिया, यहाँ पे एक साउथ पोल लिया और यहाँ पे हम एक्सटर्नल फील्ड लेके आ गए हैं। तो एक्सटर्नल फील्ड हमारी कैसी है, मान लीजिए इस तरह से हमारी एक्सटर्नल फील्ड है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। सो दिस इज़ अवर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और अभी जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो तो नॉर्थ से साउथ हमने बनाया, बट व्हाट अबाउट दिस डायामैग्नेटिक मटेरियल, इसको क्या होगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके जो टाइनी टाइनी एटम्स थे जो पहले कभी बेजान हुआ करते थे, जिनका पहले कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं हुआ करता था, यहाँ पे आप देखिए ये मरे पड़े हैं, है ना। ये इंडिविजुअल एटम्स भी डेड हैं, उनके पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, ना इंडिविजुअल के पास है ना ओवरऑल है। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड आएगा ये मृत शरीर जाग उठेंगे, है ना, और ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे। और कैसे मैग्नेटाइज होंगे, ऑपोजिट दिशा में मैग्नेटाइज होंगे, यानी अचानक से वो ज़िंदा हो जाएंगे इस तरह से और ये ऑपोजिट दिशा में मैग्नेटाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इन सब के मैग्नेटिक मोमेंट्स आपस में एडअप हो जाएंगे और एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट वहाँ पे क्रिएट होगा। और ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है डिस्टेंस, वो कैसा क्रिएट होगा, वो ऐसा क्रिएट होगा इस तरह से। ये है हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट दिशा में क्रिएट होगा। तो एक्सटर्नल फील्ड को मान लीजिए मैं B0 से रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज आवर एक्सटर्नल फील्ड। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसा लिख देता हूँ B0। तो हमारा जो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो रहा है ये एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट दिशा में इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स, ये वाला केस देखिए,
मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, साउथ से नॉर्थ, मतलब इधर वाला हिस्सा साउथ है और ये वाला हिस्सा नॉर्थ है, ठीक है। तो उस आधार पे हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है इसका ये पीछे वाला एंड कैसा बिहेव करने लगेगा, ये साउथ जैसा बिहेव करने लगेगा, और जो आगे का एंड है ये कैसा बिहेव करने लगेगा डियर स्टूडेंट्स, नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट किधर से किधर होता है, साउथ से नॉर्थ होता है ना। हाँ, तो इसीलिए क्या होगा कि ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा और ये साउथ को रिपेल करेगा। तो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि डायमैग्नेटिक मटेरियल इज़ वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, तो यही बात है, तो इसलिए ये वीकली रिपेल हो रहा है। वीकली रिपेल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है, एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। अब आप पूछेंगे भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों मैग्नेटाइज हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, तो एटॉमिक लेवल पे उसका भी एक्सप्लेनेशन है डियर स्टूडेंट्स, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए वो मैं स्किप कर दे रहा हूँ, है ना, वरना उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि ये ऑपोजिट दिशा में ही क्यों मैग्नेटाइज हुआ, है ना, ऑपोजिट दिशा में ही इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट क्यों क्रिएट हुआ। तो इसका जवाब है, पर आपको इसके जवाब के अंदर नहीं जाना, सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए कि डायमैग्नेटिक मटेरियल ऑपोजिट दिशा में मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है, ऑपोजिट दिशा में वो मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। कब तक, जब तक एक्सटर्नल फील्ड है। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड हम हटाएंगे, जैसे ही इस B0 को हम हटाएंगे, वैसे ही ये वापस से मृत शरीर की तरह हो जाएंगे, है ना। तो एक्सटर्नल फील्ड आया तो ये जी उठे, और एक्सटर्नल फील्ड चला गया तो ये वापस मर जाएंगे, वापस वैसे ही हो जाएंगे जैसे वो कभी पहले हुआ करते थे, ठीक है डिस्टेंस। उम्मीद ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये किसकी कहानी थी, डायमैग्नेटिक मटेरियल की। अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, तो अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, तो फिर से हम लेते हैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे नॉर्थ ले लिया, यहाँ पे साउथ ले लिया, और यहाँ पे मान लीजिए एक्सटर्नल फील्ड है कुछ इस तरह से, और इस एक्सटर्नल फील्ड को मैं नाम दे देता हूँ B0, ठीक है। यहाँ पे एक मटेरियल ला के रख देते हैं, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल इस तरह से ला के रख देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि क्या होगा इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो गया। अब पहले ये कैसा हुआ करता था, ये चलते हैं देखते हैं पहले ये कैसा हुआ करता था। पहले ये ऐसा हुआ करता था, ठीक है, इसके इंडिविजुअल एटम्स के पास कुछ डाइपोल मोमेंट था, पर ओवरऑल ये सब रैंडम थे, रैंडमली ओरिएंटेड थे, इसलिए सब कैंसिल आउट कर दे रहे थे। अब एक्सटर्नल फील्ड लगाते ही क्या होगा कि इनमें से कुछ एटम्स जो हैं, कुछ डाइपोल्स जो हैं, वो अपने आप को अलाइन करना शुरू करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग अपने आप को अलाइन करना शुरू करेंगे। यानी ये मान लीजिए इस तरह से थे ना, ऐसे थे इंडिविजुअल, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं, इनिशियली वो ऐसा था, रैंडम, इनिशियली वो ऐसा था, पर बाद में क्या होगा कि उनमें से कुछ एटम्स एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, उनको मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया, मान लीजिए ये वाला भी एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया, और मान लीजिए ये वाला भी एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, मतलब ये तीन जो आपको दिख रहे हैं, ये तीनों मिल के एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और वो भी किधर क्रिएट कर रहे हैं, ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो क्रिएट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है तो मतलब इधर इसका क्या बन रहा होगा, साउथ, और इधर इसका क्या बन रहा होगा, नॉर्थ। तो ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा और ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, यानी वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने यहाँ पढ़ा है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और फेरो का भी ऐसा ही है, सेम बिहेवियर, बस वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यानी फेरो के भी एटम्स ऐसे ही अलाइन होंगे, है ना, इसी तरह से अलाइन होंगे जैसे ये अलाइन हुए हैं। बस मान लो कि इसके 3 अलाइन हुए हैं तो उसके 10 अलाइन हो जाएंगे फॉर द सेम एक्सटर्नल फील्ड। इसके अगर मान लीजिए 3 अलाइन हुए हैं तो उसके 10 अलाइन हो जाएंगे, है ना।
तो इस तरह से उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट और ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अभी कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको मैग्नेटाइज़ करना ईजी होता है और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको मैग्नेटाइज़ करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाएंगे, यानी ये एक्सटर्नल फील्ड को मैं जितना स्ट्रॉन्ग करता जाऊँगा, है ना, उतने ज़्यादा मेरे एटम्स जो हैं वो अलाइन होते जाएंगे और उतना मेरा नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मैं एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ को जितना बढ़ाता जाऊंगा, एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ को मैं जितना बढ़ाता जाऊंगा, उतना ज़्यादा धीरे धीरे वो एटम्स उधर अलाइन करते जाएंगे अपने आप को और मेरा जो है नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी डियर स्टूडेंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था। अब यही बेसिक्स जो मैंने बताए हैं, इसी बेसिक्स के आधार पे हम कुछ डेफिनेशंस वगैरह लेंगे, है ना। पर उसके पहले कि अगर आप चाहें तो आप पॉज करके ये कॉपी कर सकते हैं। ये तो बस समझाने के लिए रफ़ डायग्राम्स ड्रॉ किए थे मैंने। अगर नहीं भी कॉपी करने का मन है तो आप नहीं भी कर सकते हैं, कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है ना। यहाँ भी ये भी एक रफ़ डायग्राम है, पैरा के लिए मैंने बताया था, तो ये भी आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। फेरो का मैंने डायग्राम नहीं बनाया है यहाँ पे। फेरो को बेसिकली क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, इतना बताया तो फेरो भी बता देता हूँ कि अब अगर हम फेरो की बात करें तो फेरो में तो डोमेन स्ट्रक्चर होता है। तो मान लीजिए हमने एक्सटर्नल फील्ड लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक फेरो मैग्नेटिक मटीरियल है, तो इसमें हम डोमेन बना लेंगे। तो मान लीजिए इनिशियली ये डोमेन्स कुछ ऐसे थे, ठीक है। तो किसी भी एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनका सबका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही दिशा में होता है, ठीक है। जितने भी एटम्स होते हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही दिशा में होता है। तो इस तरह से मैं ये सारे एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हाँ जी, ये हमारे डोमेन्स हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे अभी इनिशियली तो सब रैंडम ऑर्डर में थे, तो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहते और ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियली ज़ीरो था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेके आएंगे, अब पूरे में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पूरे में ड्रॉ करूँगा तो ये थोड़ा सा गंदा दिखेगा, इसलिए मैं एक ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ फ़िलहाल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेके आया जिसको हम B0 बोल रहे हैं। अब क्या होगा कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स विल स्टार्ट ब्रेकिंग, है ना। मतलब क्या होगा कि मैं बताता हूँ क्या होगा। अभी देखिए, सबसे ज़्यादा इजीली कौन झुक सकता है इन सब में से? इन सब में से ये वाला जो डोमेन है, इसके जो एटम्स हैं वो इजीली अपने आप को अलाइन कर सकते हैं एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग, ठीक है। तो क्या होगा, ये सब अपने आप को अलाइन कर लेंगे एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग, तो ये सब ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ये अलाइन हो गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर ये दूसरे डोमेन्स को इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी कि अब कौन सा डोमेन, ये वाला डोमेन भी इजीली झुक सकता है उस तरफ, है ना। तो फिर वो झुकेगा, ये सारे जो हैं झुक जाएंगे इस तरफ अपने आप को अलाइन कर लेंगे। तो अब क्या होगा कि अब इन दोनों की सोच एक हो गई है, तो ये दीवार टूट जानी चाहिए, है ना। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो दीवार है ये टूटेगी, डोमेन आपस में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों डोमेन्स आपस में मर्ज हो गए। फिर क्या होगा, फिर दूसरे डोमेन्स की बात होगी। फिर जो है हम नीचे वाले डोमेन की बात करते हैं। फिर ये जो डोमेन है ये भी अपने आप को क्या कर लेगा, अलाइन कर लेगा, और इसकी भी बाउंड्री टूट जाएगी, ठीक है। तो फिर ये दो डोमेन्स बचे हैं, बाकी ये सब भी अपने आप को इधर अलाइन कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इस तरह की बात है। देखिए, ये ऐसी बात हो गई है जैसे डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी प्रजा को जीतना है, फेरो की बात कर रहा हूँ मैं। फेरो में कैसा है, बहुत सारे राज्य पहले से बने हुए हैं ना। फेरो के अंदर क्या रहता है, बहुत सारे राज्य हैं, है ना। हर राज्य का एक राजा है, हर राज्य का एक राजा है, हर राज्य का एक राजा है। तो अगर आपने सिर्फ राजा को हरा दिया तो पूरा राज्य आपके वश में आ जाएगा। यानी आपने सिर्फ एक राजा को हरा दिया
तो वो पूरा राज्य आपके वश में आ गया, वो पूरा राज्य आपके वश में आ गया। ठीक है, उस राज्य के हर एक बंदे को हराना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ राजा को हरा दो, उसकी सेना को हरा दो, तो पूरा राज्य अपने वश में आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फेरो में क्या होता है कि जब डोमेन्स टूटते हैं तो एक बार में बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग अलाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इतने सारे एक बार में मिल गए ना हमको। पर यहाँ तो टूटा फूटा मामला चल रहा था, जंगल राज था यहाँ पैरा में, है ना, कोई भी किधर भी कर रहा था अपना मौज मस्ती, है ना। तो यहाँ चुन चुन के मारना पड़ रहा था हर एक को। यहाँ कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है, हर बंदा अपने में राजा है ना। पर यहाँ पे भैया, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी थी, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर था पहले से, तो उनको जो लोग पहले से लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हैं उनको अपने वश में करना ज़्यादा इजी होता है, उनको अपनी बात मनवाना इजी होता है, कि जिनको रूल फॉलो करने की पहले से आदत है ना। तो ये चीज़ है, तो ये पहले से ही अलाइंड थे, हमको बस उसकी दिशा बदलना था। एक बार में हमको थोक के भाव में वो एटॉमिक डाइपोल्स अपनी ओरिएंटेशन में हम झुका सकते हैं, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट काफ़ी ज़्यादा हमें मिल जाता है। तो बेसिक बात ये है कि यहाँ भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड के ही अलोंग है, और यहाँ पे भी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक्सटर्नल फील्ड के ही अलोंग है। और डाया में नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट है। ये इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा कम है, यहाँ भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा कम है, पर फेरो में नेट मैग्नेटिक मोमेंट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें, इसको आप ध्यान में रखिए, फिर इसके आधार पे हम कुछ और बातें करते हैं डियर स्टूडेंट्स।